सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त मुल्क के 2 साबिक वज़राए आज़म इमरान खान, नवाज शरीफ और एक सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर सवालिया निशान है। इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल है, तहम इस केस में उनकी नाअहली बरकरार है और दूसरी जानिब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का वो फैसला तलवार बनकर लटक रहा है जिसमें नाअहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया जा चुका है। गो के नून लीग की पीडीएम की हुकूमत ने पिछले साल इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी थी और दावा था कि ये अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो गई। तहम अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। आज मानसेहरा के इलाके में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि अरकान पार्लियामेंट की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसके फैसले का इंतजार है, यानी नवाज शरीफ की इलेक्शन अहलियत सुप्रीम कोर्ट फैसले की मुंतज़िर है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत का तयन किया जा सकता है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि हम आइनी तारीख और बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी और हम सब पाबंद हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ, हमें तशरीह के लिए आइन में दिए हुए टूल्स पर ही इन्हिसार करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दे कौन सच्चा कौन ईमानदार है। जस्टिस थलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बाइस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर तबदियाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा कि ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दे दिया। पिछले माह मीर बादशाह खान कैसरानी के नाअहली केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के माजी का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अहम मौजू है फैसला महफूज, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ कानूनदान और कानूनी उमूर के एनालिस्ट बैरिस्टर असद रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक बात तो बहरहाल तयन हो गई, ये बड़ी तवील अरसे से बात चल रही थी, जो पीडीएम हल्के थे, ख़ास तौर पे नून लीग के हल्के थे, साबिक जो वज़ीर कानून तारड़ साहब थे, इन सब की राय ये थी कि जो कानून साजी की गई इलेक्शन एक्ट 2017 में पीडीएम की पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में, और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई है और वो अब अहल हैं। लेकिन ये बात तो आज ये सुप्रीम कोर्ट के केस ने जिसका फैसला महफूज है, इस बात को तो यकीनी बना दिया कि उस कानून साजी के नतीजे में ताहयात नाअहली का मामला बरकरार है और नवाज शरीफ साहब आज की तारीख तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। वो ताहयात उनकी नाअहली बरकरार है। चाहे जाए कि अब इसका कोई फैसला है जो कि शायद जो फैसला आएगा वो रिटन ऑन द वॉल है कि क्या फैसला आने वाला है। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। याद रहे कि समीउल्लाह बलोच बमुकाबला नौशरवानी का जो फ़ैसला था उसमें यही एक वाहिद नुक्ता वाज़े हुआ था कि जब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत आपके ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन दे तो आप जो नाअहल हो जाते हैं वो नाअहलियत ताहयात होती है। तो उस फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि मातहत आइन के मातहत कानून साजी थी, उसके ज़रिए ये कहना कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया है वो अब नाअहली ख़त्म हो गई है, वो मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं होगा जब तक अदालत उज़्मा समीउल्लाह बलोच वाले फ़ैसले को पूरी तौर पे ओवरटर्न नहीं करती। वो फ़ैसला महफूज हो गया है और अब उस सवाल का भी जवाब हमें मिल जाएगा। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें लग ये रहा है कि शायद जो हमें बज़ाहिर लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जो इस वक्त रेलेवेंट पॉलिटिशियंस हैं उनकी
نااہلی ختم ہونے والی ہے، اور عمران خان صاحب کی نااہلی جو کہ وہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، توشہ خانہ کیس کے نتیجے میں ہے، وہ بہرحال برقرار ہے، اور گو کہ وہ توشہ خانہ کیس کی ہے کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ان کو سزا دی گئی ہے۔ کامران صاحب، اس پہ یہ ضرور بات کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو شک ہے آرٹیکل 62(1)(f), اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنرل ضیاء کے دور میں آئین میں شامل کی گئی تھی، لیکن اس کے جو وہ والا قانون ہے وہ آج کا قانون نہیں ہے۔ جو 80 کی دہائی میں اوریجنل قانون تھا جنرل ضیاء کے دور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اہلیت چاہتے ہیں، آپ قومی اسمبلی کی رکنیت کی اہلیت چاہتے ہیں، تو آپ کو صادق اور امین ہونا ہوگا۔ یاد رہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندوں نے، جن کا تعلق نواز لیگ سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، انہوں نے سر جوڑ کے اس قانون کو باقاعدہ تبدیل کیا اور باقاعدہ عدلیہ کا کردار اس میں شامل کیا۔ تو اب جو نیا پروویژن تھا وہ اب یہ کہتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں جب تک اس کے متضاد کوئی عدالت کی ڈیکلیریشن نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کامران صاحب؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے نہ صرف اس قانون کو مزید دانت دیے، اس کو با اختیار کیا، بلکہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا، فراہم کیا کہ آپ ہمارے منتخب نمائندوں کو بتائیں کہ وہ صادق ہیں یا امین نہیں ہیں، اور بائی ایکسٹینشن قومی اسمبلی کی رکنیت ان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی، جو 2/3 اکثریت کے ذریعے آئی تھی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا آپ اس کو عام قانون سازی کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں پارلیمان کا ول سامنے آیا تھا، منتخب نمائندوں کا ول سامنے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم آپ کو فراہم کیا تھا۔ جو یاد دہانی فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ بہرحال 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار عدالت کو ملا تھا کہ وہ تعین کرے کہ کوئی شخص صادق اور امین ہے یا نہیں، تو یہ یاد دہانی اس 7 رکنی بینچ کے لیے بھی ہے جو سپریم کورٹ میں آج سماعت کر رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور اس کا ذکر میں نے اتنا فالو نہیں کیا ہے کہ وہاں پر رہا یا نہیں رہا، اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اثرات اس جو آئینی ترمیم، جو 18ویں ترمیم کے تحت جو پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے، اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے؟ خان صاحب، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو کسی نتیجے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت ایک بہت ادنا سا قانون کا طالب علم یہ ضرور امید کر سکتے ہیں کہ ایسے جو سوالات ہیں اس حتمی فیصلے میں، ان کے جو جواب ہیں وہ بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ سمیع اللہ بلوچ والا جو کیس تھا، اس نے تو وہی جو آرٹیکل 62(1)(f) تھا وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیا